हेलो स्टूडेंट। हम सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था की शुरुआत कैसे होती है, उसका आधार क्या था, विभिन्न सुल्तानों के अधीन सैन्य व्यवस्था में जो है धीरे धीरे क्या क्या परिवर्तन हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सल्तनत कालीन व्यवस्था का आधार क्या था। तो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का जो आधार था वो था तुर्क व मंगोल पत्ती। मूल रूप से तुर्क पत्ती जो थी वो सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार थी, क्योंकि जो मुस्लिम शासक थे वो तुर्क क्षेत्र से आए थे, वो तुर्क जाति के थे। तो जो सैन्य व्यवस्था में मौलिक विशेषताएं थी वो तुर्क व्यवस्था से प्रेरित थी। लेकिन बाद में जाके जब उनका मंगोलों से संपर्क हुआ तो मंगोल शासन व्यवस्था, मंगोल जो सैन्य व्यवस्था है उसकी कई जो है विशेषताएं सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था में समावेशित हो गई। ठीक है, तो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि सल्तनत कालीन सैन्य व्यवस्था का आधार क्या था। तो उसका आधार था तुर्क व मंगोल पत्ती। ठीक है, अब जो है आगे हम अध्ययन करते हैं कि सल्तनत काल में जो सेना रखी जाती थी, बड़ी सेना रखी जाती थी, या सेना रखे जाने का क्या कारण था, कि इतनी शक्तिशाली और संगठित सेना रखे जाने का क्या कारण था। तो हमने देखा था कि सल्तनत काल के जो शासक थे वो विदेशी थे और यहाँ की जनता जो है उनके लिए काफिर थी। तो यहाँ की जनता को अगर जनता पे अगर शासन करना है तो उन्हें दबा के रखना जरूरी है। ठीक है, और दबाने के लिए जो है उनके लिए सेना होना जरूरी है, और वो भी संगठित और शक्तिशाली सेना होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ के स्थानीय हिंदू शासक थे वो बार बार जो है अपनी सल्तनत के लिए प्रयास करते थे, और अगर उनको जो है दबा के रखना है तो उनके लिए शक्तिशाली सेना होना जरूरी था। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन ये था कि उत्तर पश्चिमी सीमाओं पर मंगोल आक्रमणों का भय। उत्तर पश्चिमी सीमा पर उस समय जो है मंगोल आक्रमण हो रहे थे निरंतर। हमने देखा था कि सल्तनत के स्थापना के समय ही इल्तुतमिश के काल में मंगोल आक्रमण हुए थे, और बाद में जो है विभिन्न शासकों काल में निरंतर मंगोल आक्रमण होते रहे। तो इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को अगर मंगोल आक्रमणों से बचा के रखना है तो उनके पास शक्तिशाली सेना होना जरूरी था। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा रीजन है वो है तुर्क अमीरों के विद्रोह। जो तुर्क अमीर थे, हमने देखा था कि सल्तनत काल में जो है उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, और जो शक्तिशाली होता था, जिसका सेना पे नियंत्रण होता था, वही सुल्तान सुल्तान बन जाता था। तो जो है सारे के सारे अमीर जो अपनी शक्ति संगठित करने का प्रयास करते थे और सुल्तान को अपदस्थ करने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार ऐसे अमीरों को दबा के रखने के लिए जो है एक शक्तिशाली सेना होना जरूरी था। ठीक है, इसके अलावा जो चौथा रीजन है वो है दिल्ली सुल्तानों की साम्राज्य विस्तार की नीति। दिल्ली के सुल्तान जो थे बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। हमने देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है विश्व विजय का सपना देखा था, और अगर ऐसे जो है सपनों को पूरा करना है तो एक शक्तिशाली सेना रखना जरूरी था। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से जो है सल्तनकाली शासकों को एक शक्तिशाली और संगठित सेना रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब बात करते हैं हम सेना के भाग, कि सेना के कौन कौन से भाग थे उस काल में। तो उस काल में जो सेना के भाग, तीन भाग मुख्य थे: पदाती सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना। ठीक है, पदाती सेना, घुड़सवार सेना और गज सेना। ठीक है, पदाती सेना क्या होती थी? पैदल सैनिक होते थे। ये संख्या में सबसे ज्यादा होती थी, संख्या में सबसे ज्यादा होती थी। दूसरी जो सेना थी वो तो घुड़सवार सेना, ये सबसे महत्वपूर्ण थी। हालांकि संख्या इनकी पदाती सेना का जितनी नहीं थी, लेकिन युद्ध क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्व घुड़सवार सेना का था। तीसरी सेना थी गज सेना। ठीक है, गज सेना का भी जो है महत्वपूर्ण रोल था। तो इस प्रकार सल्तनत काल में जो है तीन प्रकार की सेना थी: पदाती, घुड़सवार और गज सेना। ठीक है, एक मीर ए बहर नाम के अधिकारी का भी उल्लेख मिलता है। वो नौसेना का प्रधान माना जाता था। लेकिन वहां पर सल्तनत काल में नौसेना जैसी कोई चीज नहीं थी। हालांकि एक नाविक बेड़ा होता था और उसका प्रधान मीर ए बहर होता था। और उस नाविक बेड़े का क्या उपयोग किया जाता था कि जो सेना के लिए जो सामान वगैरह होता था, रसद वगैरह होती थी, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ले जाने के लिए काम में लिया जाता था। ऐसा कोई सेना के रूप में वो नहीं थी। तो मुख्य रूप से उस काल में जो सेना थी पदाती, घुड़सवार और गज सेना थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था थी उसका जो है रूप समय समय पर बदलता रहा है। ठीक है, उसका धीरे धीरे विकास हुआ है। तो इस विकास क्रम को हम समझेंगे
कि सल्तनत काल में जो है सैन्य व्यवस्था का धीरे धीरे कैसे विकास हुआ और विभिन्न शासकों ने जो है उसमें क्या क्या सुधार किए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना में वही सैनिक रहे जो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पे आक्रमण किया था और वो अपने साथ जो सेना लाया था, वो सेना ही कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में रही। ठीक है, तो उसे सैन्य व्यवस्था के क्षेत्र में कोई सुधार करने का मौका नहीं मिला। लेकिन बाद में इल्तुतमिश जब शासक बनता है, वही जो है वास्तविक रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और सैन्य व्यवस्था में सुधारों की भी शुरुआत करता है। वो नए सैनिकों की भर्ती करता है और उसकी सेना में जो मुख्य रूप से होते हैं वो किसान होते हैं, जिनको गुलामों के रूप में सेना में शामिल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है उसने एक शाही अंगरक्षकों का दल भी गठित किया था। शाही अंगरक्षकों का दल भी गठित किया था, जिसे सरे जादार भी कहते हैं, सरे जादार भी कहते हैं। और यही अंगरक्षक जो थे उसके 40 आगे सदस्य थे। ठीक है, इसके अलावा उसने क्या सुधार किया, सेना को वेतन वो नगद नहीं देता था, बल्कि उनको वेतन के बदले अगता प्रदान की जाती थी। मतलब उसका जो साम्राज्य था, जितना क्षेत्र पर उसका अधिकार था, उस क्षेत्र को उसने अगताओं में बांट दिया। ठीक है, और उन अगताओं को जो है सैनिकों को वेतन के रूप में दे दिया। मतलब जिस सैनिक का जितना पद होता था, जितना प्रभाव होता था, उसी के हिसाब से उसको अगता दे दी गई। तो इस प्रकार जो है उसने सबसे पहले अगता देने का शुरुआत की। ठीक है, अब बात करते हैं इल्तुतमिश के काल में जो सेना थी उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। इल्तुतमिश के काल में जो सेना थी उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता था। जैसे जो केंद्रीय सेना होती थी उसे हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहते थे। ये जो है केंद्रीय सेना होती थी और ये सुल्तान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती थी। दूसरी सेना होती थी वो थी प्रांतीय सेना, जिसे हस्म ए अत्रफ कहा जाता था। क्या कहा जाता था, हस्म ए अत्रफ। ये प्रांतीय सेना थी और ये मुक्ताओं के अधीन होती थी। मुक्ता उस मैंने बताया था आपको कि इल्तुतमिश ने जो है अपने साम्राज्य को इक्ताओं में बांट दिया था और इक्ताओं के अधीन जो सेना थी उसे हस्म ए अत्रफ कहा जाता था। इसके अलावा जो शाही घुड़सवार होते थे, मतलब सेना में जो है शाही घुड़सवार होते थे, राजकीय जो घुड़सवार होते थे उन्हें स्वार ए कल्ब कहा जाता था। और भी घुड़सवार होते थे लेकिन उनको युद्ध के समय जो है शामिल किया जाता था। लेकिन जो शाही घुड़सवार होते थे, जो परमानेंटली जो है राज्य के अंडर में रहते थे, उन्हें स्वार ए कल्ब कहा जाता था। और सुल्तान की जो व्यक्तिगत सेना होती थी उसे शमसी घुड़सवार कहते थे। क्या कहते थे, शमसी घुड़सवार कहते थे। तो इस प्रकार जो है ये कुछ शब्दावली के बारे में जानकारी मिलती है हमें इल्तुतमिश के काल में। अब हम बात करते हैं खिलजी काल की। देखो, दिल्ली सल्तनत की जो सैन्य व्यवस्था का जो सुव्यवस्थित विकास की शुरुआत होती है वो आपके खिलजी काल में होती है। उसके समय में जो है सेनाओं का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, और जो है उन्हें सुव्यवस्थित रूप से जो है उनकी भर्ती की जाती है, उनका प्रशिक्षण होता है। सारे के सारे कार्य जो है खिलजी काल में किए जाते हैं। इससे पहले जो है एक बात जो हमें मेंशन करनी चाहिए कि इससे पहले बलवन ने जो है दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना कर दी थी। दीवाने अर्ज नामक विभाग की स्थापना करती थी और वो विभाग जो क्या करता था, सैनिकों की भर्ती करने का, उनको प्रशिक्षण करने का, उनको वेतन देने का, या जो कार्य ये करता था। ठीक है, लेकिन जो सुव्यवस्थित विकास था सैन्य व्यवस्था का सल्तनत काल की, वो खिलजी काल में शुरू होता है। और उस काल में जो है मंगोलों की जो दशमलव प्रणाली को अपनाया जाता है। मंगोलों की दशमलव प्रणाली को सेना के वर्गीकरण के लिए अपनाया जाता है। हम देखते हैं कि मंगोलों में जो दशमलव प्रणाली थी उसमें देखो एक अमीर ए दे नाम का जो है व्यक्ति होता था। वो क्या होता था, 10 सैनिकों का सेनानायक होता था। 10 सैनिकों का जो सेनानायक होता था वो अमीर ए दे कहलाता था। और 10 अमीरों या 100 सैनिकों का जो सेनानायक होता था वो अमीर ए सदा कहलाता था। और 1000 सैनिकों का जो सेनानायक होता था वो अमीर है हजारा कहलाता था। और 10,000 सैनिकों का जो सेनानायक होता था वो अमीर ए तुमन कहलाता था। तो इस प्रकार जो है ये पद सोपानात्मक व्यवस्था की गई। ये जो किससे प्रेरित थी, मंगोलों से प्रेरित थी। अब इसको जो है जो मंगोलों से जो उसने दशमलव प्रणाली अपनाई थी उसको बर्नी ने अपने हिसाब से जो है परिभाषित किया है। और उसने जो है इसका वर्णन करने का प्रयास किया है। उसने बताया कि जो सबसे छोटा अधिकारी होता था सेना में वो होता था सरखेल। कौन सा होता था, सरखेल। और ये 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान होता था। 10 घुड़सवारों की टुकड़ी का प्रधान क्या कहलाता था, सरखेल। और 10 सरखेल जिसमें 100 घुड़सवार थे, उनका जो हेड होता था वो होता था सिपह सालार। कौन सा होता था, सिपह सालार। और 1000 घुड़सवार या 10 सिपह सालार के ऊपर क्या होता था, एक अमीर होता था। और 10 अमीरों के ऊपर या 10,000 घुड़सवारों के ऊपर मलिक होता था।
और 10 मलिक या 1 लाख घुड़सवारों के ऊपर जो है एक खान होता था, ठीक है। और 10 खानों के ऊपर एक सुल्तान होता था। तो सुल्तान जो है सर्वोच्च सेनापति था। सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता? सुल्तान था। और वैसे सैन्य अधिकारियों में जो सबसे बड़ा था वो खान था, और सबसे छोटा था सरखेल था। इसके बारे में कौन बताता है? बर्नी बताता है, ठीक है। अब जो है इसके अलावा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए, कि एक जो महत्वपूर्ण सुधार किया था कि उसने एक स्थायी सेना का गठन किया। कि सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि ये बार बार पूछा जाता है कि सल्तनत काल में जो स्थायी सेना का निर्माण किसने गठन किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया था। हमने देखा था कि उसने उत्तरी भारत को विजित किया था, दक्षिणी भारत को विजित किया था, और मंगोलों को जो है सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। और इसके लिए जो है उसने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण किया था, और जिसमें लगभग 4,75,000 सैनिक थे। इसके अलावा जो है उसने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का शुरुआत किया। मतलब वो अपने सरकारी खजाने से जो है सैनिकों को नगद वेतन देता था। और उसने जो एकताओं के माध्यम से जो सैनिकों को वेतन दिया जाता था, जिसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी, उसको बंद कर दिया। उसके काल में जो है सैनिकों के वेतन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि एक घोड़े रखने वाले अश्वरोही सैनिक का जो वार्षिक वेतन होता था वो 234 टका होता था। कितना होता था? 234 टका होता था। और अगर एक घोड़ा और रखा जाता था एक सैनिक के द्वारा, तो उसको 78 टका जो है अलग से दिया जाता था। इसके अलावा जो है उसने घोड़ों को दागने व सैनिकों का होलिया रखने की प्रथा प्रारंभ की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और बार बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जाता है कि घोड़ों को दागने या सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा किसने प्रारंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इससे क्या होता था? घोड़ों को दागने से जो है एक घोड़े को जो है परीक्षण के समय दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा सैनिकों को भी जो है बार बार प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो सेनाओं में भ्रष्टाचार रोकने के लिए जो उसने ये प्रथाएं शुरू की थी। साल के बाद मुक्ता लोग अपने सैनिकों के वेतन में से कुछ कमीशन काट लिया करते थे। मतलब अलाउद्दीन के समय तो मुगताओं पर नियंत्रण बहुत ज्यादा था, लेकिन अलाउद्दीन के बाद जो मुगता लोग जो थे वो सैनिकों के वेतन से क्या काट काट लेते थे? कुछ कमीशन काट लिया करते थे। तो इसका जो है सुधार किया गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने इस जो है भ्रष्टाचार को खत्म करने का प्रयास किया। और उसने जो क्या किया कि एक वेतन रजिस्टर, सैनिकों का एक वेतन रजिस्टर बनाया, जिसका नाम था वसीलात ए हस्म। सैनिकों के वेतन रजिस्टर क्या कहते थे? वसीलात ए हस्म। और उसकी जो है वो जांच करने लग गया। तो इस प्रकार जो मुगता लोगों द्वारा सैनिकों के वेतन से जो कमीशन काट काट लिया जाता था वो बंद हो गया, ठीक है। तुगलक के शासनकाल में मुगता और सेनाध्यक्षों से राजस्व वसूल करने का अधिकार छीनकर प्रांतों में सिकदार और फौजदार नामक 2 अधिकारियों को दे दिए गए। पहले जो है एकताओं में जो मुगता लोग होते थे या सेनाध्यक्ष होते थे, वही राजस्व वसूली का कार्य करते थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के काल में क्या किया गया कि प्रांतों में जो सिकदार और फौजदार नामक अधिकारी नियुक्त कर दिए गए, और जो है ये राजस्व वसूली का कार्य करने लग गए, ठीक है। लेकिन बाद में जब फिरोज शाह तुगलक आया, तो उसने जो है जो ऊपर उल्लेखित सारी व्यवस्थाएं हैं उनको बंद कर दिया। उसने सैनिक पदों को वंशानुगत बना दिया। जो बलवान ने या जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है योग्यता के आधार पर जो सैनिकों की भर्ती करने की शुरुआत की थी, उसको बंद कर दिया और सैनिकों को पद को वंशानुगत बना दिया। मतलब एक सैनिक की मृत्यु के बाद में उसकी मृत्यु बाद में जो है उसके पुत्र को नियुक्त कर दिया जाता था, या दामाद को नियुक्त कर दिया जाता था, या दास को नियुक्त कर दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार जो है उसने जो है ये बहुत ही बड़ा बदलाव किया, जो उसके लिए बहुत ही हानिकारक था था ठीक है। इसके बाद में जो हम बात करते हैं लोधी काल की। लोधी काल में जो है सैनिक व्यवस्था में जो परिवर्तन आता है कि सैनिक जो व्यवस्था थी उसमें प्रजातंत्रात्मक मनोवृत्ति के का विकास होता है। क्योंकि अफगानों का जो कबीलाई संगठन है वो इस प्रकार का है कि उसमें जो है सुल्तान के नियंत्रण को ज्यादा स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार इस काल में जो सेना है वो जनजातीय लड़ाकू सेना में बदल गई थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सल्तन काल में सेना द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न यंत्र। कि सल्तन काल में सेना द्वारा कौन कौन से यंत्र प्रयुक्त किए जाते थे। तो उनमें एक था मंगलिक और अर्राट। ये जो है आपके बारूद के माध्यम से गोले वगैरह फेंकने में काम में लिया जाता था। सर्क जो होता था पत्थरों को फेंकने में काम में लिया जाता था। फलाकून गुलेल की तरह होता था, जिसे पत्थर वगैरह फेंके जाते थे। गरगज जो है चलायमान यंत्र होता था, एक प्रकार का मंच होता था जिस पे बैठ के सुल्तान सेना के साथ में चलता था। सबज जो है एकदम सुरक्षित गाड़ी होती थी, जो है बारूद वगैरह से जो है तोपों गोलों से भी बचाव करती थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी की तरह होती थी। इसके अलावा जो है कुछ अन्य तथ्य हैं, जैसे साहिब बरीद लश्कर।
ये एक अधिकारी होता था जो युद्ध क्षेत्र की जानकारी सुल्तान को देता था कि युद्ध क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है। तय है और यजकी नामक जो अधिकारी होता था वो शत्रु सेना पर नजर रखता था कि शत्रु सेना कहाँ पर बढ़ाव डाला है, क्या क्या प्रयास कर रही है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देता था। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जो है सल्तनकालीन सैन्य व्यवस्था के बारे में अध्ययन किया है। धन्यवाद।